बहुत सारी सलाहें देते रहते हैं। और आज जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, राजेश कांबले जी का मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया जिसमें ठीक 1 के बाद 5 जीरो लगे हुए थे। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया कांबले साहब, आपने ही आज मुझे सूचना दी कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और बेहद खुशी की बात है। राजेश वी जिंदल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नियमित आते हैं और हौसला बढ़ता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब तक आप लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं तब तक वो बात नहीं आती। आप लोग खड़े हो जाते हैं, हौसला बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है। एमएन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मितेश जैन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद दिलाया। नवेद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुजलाम सुफलाम जी, वाह, आपका नाम मुझे याद आ गया। पहले आप सुजलाम सुफलाम रोमन में लिखते थे, अब आपने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चैनल को लेकर बताइए, कुछ सुझाव उझाव दीजिए, क्या करना चाहिए। शुक्रिया सुजलाम सुफलाम जी। कृष्णा जी, अच्छा ओके लिखा है आपने आवाज के लिए। विनीता जी, नमस्कार। विनीता जी छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत ख्याल रखती हैं, जब से चैनल शुरू हुआ है जुड़ी हुई हैं। और इनका कहना है कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, टेक केयर। और वाकई पता नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि 1-2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को नियमित रूप से वीडियो डिलीवर करता रहूँ। और कल के वीडियो में शायद आपने उस क्वालिटी में अंतर महसूस किया होगा, इसलिए विनीता जी कह रही हैं ख्याल रखिए। और नवेद अली खान साहब आम आदमी पार्टी से हैं, मेरठ से। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं से किसी भी पार्टी से आप हों, मुझे ज़्यादा उस परिचय से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं और खुशी है कि इतना क्रिटिकल रहता हूँ मैं सरकार के लिए, लेकिन फिर भी सरकार की जो पार्टी है, सरकार में जो पार्टी है, उसके समर्थक भी मेरे साथ में बहुत सारे। अच्छा लगता है। हाँ राहुल जी, गुजरात में बहुत कुछ हो गया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये बीजेपी की शैली है, ये बीजेपी का स्टाइल है, ये अमित शाह जी का स्टाइल है मैनेजमेंट का। रूपानी साहब, आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था, वो विजय रूपानी साहब जब आए थे मुख्यमंत्री बन के, तब भी चुनाव में 1 साल बचा था। आपको याद होगा बहुत सारे राज्यों में वो इसी तरह से सरकारें बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं। दिल्ली नगर निगम में तो उन्होंने सारे कैंडिडेट ही बदल दिए थे। ये एक शैली है। इससे क्या होता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, नाराजगी होती है लोगों की, तो वो हट जाती है नाराजगी, क्योंकि एक तरफ गुस्सा एक आदमी की तरफ आपने डाइवर्ट किया, सारा गुस्सा और उस आदमी को ही हटा दिया। जैसे हमारे खट्टर साहब हरियाणा में, अब आप मान के चलिए कि चुनाव से पहले इनको हटा दिया जाएगा, तब तक इनको जो करना है करेंगे, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा। और जब खट्टर साहब ही नहीं रहेंगे तो गुस्सा किस लिए। ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का कोई बड़ा नेता आकर खट्टर साहब के लिए माफी मांग लेगा। ये एक टैक्टिक्स है एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। सर लाइव डिबेट शुरू करेंगे। लाइव डिबेट में दरअसल गेस्ट वेस्ट का चक्कर रहता है और वाकई लाइव डिबेट में चाहता हूँ थोड़ी सुलझी हुई डिबेट हो। मैंने एक दो बार किया भी। मैंने पाकिस्तान से पत्रकार हैं सज्जाद साहब, उनको मैंने लिया था अपने साथ में। अब होता क्या है कि या मैं पाकिस्तानी को बैठ के यहाँ पे बॉक्सिंग करूँ, वो बैठ के मुझे बॉक्सिंग करे, तो लोगों को लगता है तमाशा हो रहा है, तो उसमें लोगों को मजा आता है। अब वो आदमी खुद ही जो है पाकिस्तान की बुराइयों के बारे में बात कर रहा है, तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो उसके बाद मैंने देखा 2-4 बार मेरे और अनुभव थे, तो मुझे लगा नहीं, लोग जो है डिबेट में जो है ना अनावश्यक चिल्ला चोट पसंद करते हैं, सकारात्मक बातचीत लोगों को पसंद आती नहीं है। इसलिए लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पीरियड डिबेट शुरू की जाए। नवेद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप बेहतरीन सुझाव के लिए। फ्रीडम फाइटर के ऊपर बनाइए, जिसने उनका आइडिया विचार को बताया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आइडिया। और इस चैनल पे अब मैं सोच रहा हूँ, देखिए कोरोना में जो वैक्सीन की फाइट थी लोगों की, वैक्सीन तो ज़्यादातर लोगों को लगी गई है। कोरोना में अब जो भी नए डेवलपमेंट आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा उतने नहीं आ रहे हैं कि आप रोज़ एक वीडियो बना सकें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक तो मैं जो थोड़ा सा साइंस से जुड़ी चीज़ों की, इस देश में साइंस को लेकर थोड़ा सा रुझान और बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है, तो साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें दूँ। और ये स्वतंत्रता सेनानियों पे आपने सही कहा, मैं बीच बीच में वीडियो बनाऊंगा। इस देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में पता नहीं है। आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। देवबंद है, देवबंद जो है उसकी जब भी आप बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक ऐसी एक फेनेटिक साइड टाइप के एक शहर के एक कस्बे की बात आएगी, एक ऐसी जगह जो केवल एक धर्म की बात करती है, धार्मिकता की बात करती है, कट्टरपंथी है। ये सब एक धारणा हमारे मन में बनी हुई है। लेकिन सोचिए स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के बाद
40 लोग फांसी पर चढ़ाए गए थे उसी मदरसे से। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो जब आप इतिहास पढ़ते हैं और लोग जानना चाहते हैं अतीत के बारे में। मैं ज़रूर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ करूँगा, मिराज महफूज साहब, और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। कंजारिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद रसूल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्यार आप लोग बनाए रखिए। प्यार मोहब्बत जी आपको भी 3 बार प्रणाम, और अब 3 के बदले मैं अनेक अनेक और असंख्य बात पढ़ रहा हूँ। गुलाम मीठा जी, ये जाति फैक्टर एक अलग चीज़ होती है, लेकिन होता क्या है कि जब आप 5 साल 10 साल 15 साल सरकार में रह लेते हैं, तो होता क्या है कि लोग का जो गुस्सा है ना, सरकार एक वक्त के बाद में अपेक्षा पूरी नहीं कर पाती है। तो आप जो है वो फिर उसके बाद में लोगों का गुस्सा पनपना शुरू होता है। जब गुस्सा पनपना है तो पार्टी के प्रति गुस्सा जो है उसको किसी व्यक्ति के प्रति गुस्से में बदल दो। अब इनको हटा देंगे, कुछ समय बाद इनको गवर्नर बना देंगे, यहाँ कोई दूसरा आदमी बिठा देंगे, एक नया चेहरा, और गुजरात वालों से कहेंगे देखिए अब ये आदमी हम लेके आए हैं आपके लिए, और अब ये चमत्कार कर देगा, देखिए जो हुआ गलती हो गई साहब, रूपानी साहब थे ढीले थे, उनको हटा दिया, अब ये हम लेके आए। ये होता है, ये एक टैक्टिक्स है। ये तो जनता के समझने की चीज़ है कि वो समझे कि नेता लोग क्या खेल कर रहे हैं, लेकिन ये खेल होता है, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का खेल है, सरकार के प्रति गुस्से को कम करने का खेल है। रंजीत सिद्धू साहब बिल्कुल सही कहा, आपस में नफरत बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है। देखिए ऐसा होता है कि नफरत प्रतिक्रिया का नाम है, नफरत एक क्रिया नहीं है। मैं आपसे चिढ़ता हूं तो किसी प्रतिक्रिया में चिढ़ता हूं, और जब मैं आपके खिलाफ और आप मेरे खिलाफ लागू रहे, मैं पिछले दिनों गया था तो मैं देख के आया कि एक हज का एक पैटर्न है, उसमें लोग हज पे जाते हैं, लंबी तीर्थ यात्रा है, बीच में उनको पासपोर्ट वीज़ा का चक्कर पड़ता है। उस पूरी प्रक्रिया में जो है एक बहुत समय से परंपरा चली आ रही है कि लोगों के विश्राम करने की जगह है, तो हज कमेटियां एक हज मंजिल टाइप की चीज़ कुछ बना दिया करते थे। उत्तर प्रदेश में बना, उसके मुकाबले में पता चला कि मानसरोवर वाला भी बना दिया। एक 3 साल में तैयार हो गया, भव्य भवन बना है। लेकिन ये क्यों बनाया? ये बनाने के पीछे मकसद ये नहीं था कि हमें यात्रियों को सुविधाएं देनी है, इसके लिए मकसद ये था तुमने बनाया तो हम भी बनाएंगे। ये चीज़ें जो है ना, ये बना के फिर आप जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं उनको ये बताते, देखा उनका जवाब दिया हमने, तो हम और उन कैसे हो गए। आप व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति के भी गुण और दोष देखिए। आपके घर का एक आदमी किसी दिन बुरा काम करता है तो आप उसके खिलाफ होते हैं ना, ये थोड़ी होता है कि आदमी को ही घर से निकाल देते हैं, ऐसे तो कभी होता नहीं है। तो गुण दोष के आधार पर देखना चाहिए। बात सही कह रहे हैं आप, नफरत बहुत बढ़ गई है, और मेरी कोशिश है मैं इस चैनल के जरिए प्यार वाली बातें लाऊं, जितनी हो सके कोशिश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपका आभार। हाँ देखिए साहब, एक जीके सगमा साहब, आपने कहा कि राजीव दीक्षित जी पर एक वीडियो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। उन्होंने भारतीय स्वदेशी, भारतीय संस्कृति और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया, राष्ट्रवाद के लिए काम किया, और देश को एक जागरूकता दी मल्टीनेशनल्स के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ। लेकिन आपको लगता है कि राजीव दीक्षित पर एक वीडियो मैं बनाऊं तो वो पर्याप्त होगा? शायद नहीं होगा। उनका अपना कहा, अपना बोला हुआ इतना सारा उपलब्ध है, इतना बड़ा ज्ञान है कि वो सबको लेना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने से क्या होगा? मैं वीडियो में 4 बातें बता दूंगा, उनकी जो 400 बातें हैं, 4000 बातें हैं, बहुत सारा डाटा है, फिगर है, फैक्ट्स हैं, वो देखना चाहिए। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। नवेश साहब देखिए, अभी मैं कोई तारीख और कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डिबेट में बड़ा झंझट होता है। हमने चैनल्स में की है डिबेट। मैं आपको बताऊं कि चैनल्स में चूंकि मैं सारा ही ऑपरेशन देखता था, तो शाम को ये बड़ा सवाल होता है कि तो टॉपिक क्या लिया जाए, पहली चीज़। उसके बाद में उसमें किस किस को जोड़ा जाए, जिस जिसको जोड़ा जाए उस विषय के एक्सपर्ट ढूंढे जाते हैं, फिर उनको कॉल कर करके बुलाने के लिए हमारे पास पूरी वहाँ पे एक टीम होती है, गेस्ट कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं। गेस्ट कोऑर्डिनेशन के लोग उनको बुलाते हैं, फिर गेस्ट की आओ भगत, ये वो बहुत सारे काम है, जो भाई एक बड़ा ऑपरेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो उसमें उस क्वालिटी के गेस्ट लाना जिनको उस समय की नॉलेज हो, तब तो फायदा है। अदरवाइज क्या है कि अब शो 4 आदमी कर रहे हैं तो उसमें आपको भी आनंद नहीं आएगा, वो बहुत सारी। लेकिन हाँ, ये आइडिया अच्छा है और इसको जरूर लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह भाटी साहब। और A1 ही रहनी चाहिए। कभी कभी मेरी नज़र में मुझे मालूम है कि A हो जाती है, मुझे खुद मज़ा नहीं आता है, मैं बहुत उदास और निराश होता हूँ। जैसे आज का वीडियो जो है 8 बजे वाला था,
जब मैं इस वीडियो का एडिट कर रहा था तो मैंने देखा ये सरपट रेल की तरह चल रहा है। इस वीडियो में उस तरह से समझा नहीं रहा हूँ लोगों को जैसे मैं समझाता हूँ, क्योंकि इसमें सूचना ही सूचना थी। वो मज़ा मुझे खुद नहीं आया। कल का वीडियो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था, मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सूचना ज़्यादा अहम हो जाती है, उसको जो है वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ A1 ही रहे। लेकिन आपसे गुजारिश है, जब कभी A भी रहे ना तो प्यार कम मत होने दीजिएगा, दोबारा से A++ हो जाएगा। MP सिंह जी, डिजिटल करेंसी पे वीडियो में बना चुका हूं, और डिजिटल करेंसी के गवर्नमेंट के प्लान क्या है, किस तरह के आपको मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा चैनल नॉकिंग न्यूज, उस पे कांबले साहब डिबेट के एकदम खिलाफ है, कह रहे हैं कुत्तों को बाहर रखिए। मुनव्वर आलम साहब, बेरोजगार वाकई बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं जल्दी से इस पर कुछ लेके आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो जो कह रहे हैं ना, उसको एक मेल भी कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अभी मैं इतनी लंबी बातचीत करूंगा, किसी का एक कोई चीज छूट गई तो बड़ा दुख होगा मुझे। मैं कोशिश करूंगा उसको भी अकोमोडेट करूँ। अच्छा है, आप अच्छे टॉपिक दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि टॉपिक वही हो जिसमें हम जनता के लिए कुछ करें, जनता के फायदे की बात करें। बिला वजह के टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। राजौरिया साहब, बिल्कुल MSME पे बनना चाहिए। मेरी उस विषय में थोड़ी सी समझ कम है, तो जब समझ कम होती है तो आप उतना अच्छे से बता नहीं पाते हैं। हालांकि अजय चावला जी हैं, हमारे यूट्यूब पे रेगुलर आते रहे हैं चैट में। आज पता नहीं इत्तेफाक से कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, मैं उनको फ़ोन करके उनका हालचाल लूँगा, जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था MSME पे बनाने का, और उन्होंने बताया था कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है और लोगों के लिए फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है। मैंने उनको वादा किया था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं जानकारी नहीं जुटा पाया। इस मामले में मैं थोड़ा सा अनाड़ी हूँ, मुझे कम जानकारी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं इधर उधर से रिसर्च करता हूँ, लेकिन मेरे को जब तक जिस विषय में खुद जानकारी नहीं है ना, उसमें रिसर्च करके भी मजा नहीं आता है। शुक्रिया झोला जीवी जी। और आपने जो फोटो लगाया हुआ है ना, बहुत खूबसूरत है। ये सो सॉरी के जो एनिमेशन है आज तक के, ये उसमें से लिया आपने। बहुत बढ़िया फोटो, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताऊं कि सो सॉरी का जो अंक था, उसमें ये चश्मा लगा के मोदी जी ने डांस भी बहुत किया था। इस्लामिक सच आप तक कह रहे हैं, क्या रिप्लाई करना है साहब? मैं, आप माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उत्तर कम दे पा रहा हूँ, तो मिस हो गया होगा। आप दोबारा लिख दीजिए। हाँ फारसी साहब, वाकई देखिए, जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं ना, ये सब उन्हीं लोगों की वजह से है। वो सिर्फ जुड़े हुए ही नहीं हैं, बल्कि लगातार जुड़े हुए हैं, नियमित देखते हैं, मेरे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी ये चैनल तो मेरा, आपको बताऊं, 0 से शुरू हुआ था, और मुझे कितना दिन लगा, मुझे मेरे ख्याल से 15 दिन लगा होगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 घंटे की जगह 8000 घंटे हो गए। ये तो 15-20 दिन में मोनेटाइज भी हो गया। तो इस चैनल में, उस चैनल ने बहुत तरसाया, वहाँ पैसे वैसे नहीं आते थे, और अभी भी जो है वो पैसे का वो स्तर नहीं है। मुझे आप लोगों से पैसे के लिए बोलना पड़ता है। अब क्या करें, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक ठाक कमाई हो जाएगी, तो मैं ये वाले पैसे जो है वो आप लोगों से जो कहता हूँ सपोर्ट वाला, ये बंद कर दूंगा। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी जेब से जो पैसे लगाने थे लगा लिए, आप लोगों से लेके जो लगाने थे लगा लिए। अब अगर यूट्यूब नहीं देगा तो यूट्यूब के लिए हम कंटेंट क्यों बनाएं? हम उसको बंद कर देंगे। कंसेप्चुअल आइडिया जी, लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाइए कि जिंदगी के लिए धर्म है, ना कि धर्म के लिए जिंदगी। आपकी ये बात अगर लोग समझ जाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन जिस दिन आप समझने जाते हैं, उस दिन 4 लोग आपकी टांग पकड़ के घसीटते हैं और आपको समझने नहीं देते हैं। मैं ये कहता हूं कि धर्म घर में रखो ना भैया, भगवान को दिल में रखो, अपने घर के अंदर रखो। मेरा भगवान सड़क पे क्यों आता है यार? मैं एकदम भीड़ लगा के भगवान को क्यों मनाऊं? मान लीजिए किसी एक धर्म में ठीक है भाई, सामूहिक रूप से आप, आपका ये है कि आप सामूहिक रूप से, आपको प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, नमाज पढ़नी है, वीकेंड पे एक दिन वो पढ़ लें। अब वो नमाज पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगा पब्लिक में भीड़ लगा के, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। ये इस्लाम में अगर कहा गया है कि भाई वीकेंड पे आप जो है वो जुमे की नमाज होती है, उसको आपको सामूहिक रूप से पढ़ना है, और उतने सारी आबादी के हिसाब से जगह नहीं है, मस्जिदें नहीं है, कुछ नहीं है कि लोग पढ़ें। कहाँ पढ़ेंगे? सड़क पे पढ़ लेंगे। विधानसभा में उन्होंने कमरा मांग लिया, वहां पे वो नमाज पढ़ देते हैं। उसमें कहेंगे नहीं, हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जगह दीजिए। तो भैया तुम्हारे ऐसा कहाँ लिखा हुआ? हनुमान चालीसा तो हनुमान जी के सामने खड़े होके पढ़ दीजिए।
मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे को तो पूरा याद है। तो उसमें क्या है, उसमें आप पूरा इस तरह का क्यों करना, मतलब ये समझ, ये सब जो ये खुड़पेच जिसको कहते हैं ये वो है। कांवड़ यात्रा देखिए, जब तक गुलशन कुमार नहीं आए थे, गुलशन कुमार कांवड़ लेके वीडियो नहीं बनाया था, कितने लोग कांवड़ पे जाते थे। आज वो उसको हिंदू महान परंपरा इस तरह से जोड़ दिया कि सारा का जो हजारों साल का हिंदू धर्म है वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से इसको बचना चाहिए। ये सार्वजनिक प्रदर्शन धर्म का नहीं होना चाहिए। नमाज लोगों को पढ़नी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब मैं जुलूस भी निकालूंगा, मैं ये भी करूंगा, किसी भी धर्म के लोगों तो भैया घर में रहो। तो मैंने देखा क्रिसमस पे लंबी लंबी यात्रा लोग निकालने लगे सेंटा क्लॉज को ले लेके। भाई क्यों कर रहे हो? ये इसलिए करते हैं सिर्फ, ये दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ समस्या इसके पीछे क्या है कि अपनी आइडेंटिटी जो है ना, अपनी पहचान, उसको फ्लॉन्ट करना है। और ये सिर्फ पहचान की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म में कहीं नहीं लिखा है ये कि हम हिंदू हैं, हमारी पहचान, हमारा सरनेम हिंदू वाला है, हमारी पूजा पद्धति हिंदू वाली है। दूसरा कहता है हमारी मुसलमान वाली है। तो कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो गर्व से कहो मुसलमान है, गर्व से कहो हम ईसाई है। भैया गर्व से कह लो, लेकिन वो उसमें कंपटीशन होता है। मैं जिस शहर से आता हूँ, ग्वालियर से, हमारे शहर में हिंदुओं के बीच में भी बहुत कंपटीशन है। दशहरे का जो जुलूस निकलता है, एक चेटी चंड का जुलूस होता है, वो हिंदू ही हैं, सिंधी लोग वहां काफी है, वो निकालते हैं। उनका झूलेलाल का जुलूस होता है। देवी देवताओं की वही झांकियां होती हैं, वही सवारियां होती हैं, लेकिन कंपटीशन होता है। दशहरे वालों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि जो सिंधी व्यापारी हैं वो चेटी चंड का जो झूलेलाल का जुलूस है वो हिंदू ये जो नॉन सिंधी है उनसे बड़ा निकाल लें, और वो चाहते हैं कि हम दशहरे से बड़ा जुलूस निकाल के दिखाएंगे। व्यर्थ का कंपटीशन है और दोनों लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वहां तो ना हिंदू मुसलमान है ना कोई दूसरा धर्म है, अपने ही धर्म में चल रहा है। तो ये सब जो है ये आइडेंटिटी का है, क्योंकि वो दो आइडेंटिटीज है, उनका कंपटीशन है। बिल्कुल झोला जीवी जी पढ़ना ही चाहिए। पीएसजी, बिल्कुल मैं भूलूंगा नहीं आपका नाम, आप नियमित आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार पैसा करे जीवन नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में आपको बताऊं कि अगर मेंटेन करना है, ईमानदारी से बता रहा हूं, तो लॉ एंड ऑर्डर आप डंडे से मेंटेन नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना है तो वो आपको अपने लोगों के अंदर सिक्योरिटी लाने से होगा। एक तो डिस्पैरिटी खत्म करनी पड़ेगी। गरीब अमीर, आप डाटा निकाल के देखिएगा, हमारे देश में तेजी से गरीब और अमीर का अंतर बढ़ रहा है। अभी हाल में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ कोविड काल में, उसमें क्या हुआ कि जो छोटी कंपनी और मंझोली कंपनियां थी बंद हो गई, उनका सारा कारोबार बड़ी कंपनियां ले गई हैं। तो जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, ऊपर से मैंने वो जो मुसलमानों वाला एपिसोड बनाया था, आप लोगों के पीछे पड़े तो भाई इनका रोजगार छीन लो। जब आप रोजगार छीन लोगे, तरह तरह से रोजगार छीनोगे, तो उसके बाद क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराधी बढ़ेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं हो सकता। आदमी को खाने को नहीं मिलेगा तो वो आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं जानता, उसको अपने लिए भूख चाहिए और रोटी छीनेगा। और रोटी ही नहीं होती है, आप ये भी देखते हैं कि आप एक घर में रह रहे हैं, आप पूरे दिन रात, आपके घर के 4 मेंबर दिन रात काम कर रहे हैं और सामने वाली कोठी में एक आदमी रहता है। आप पूरी जिंदगी मेहनत करके उतना पैसा नहीं कमा सकते, वो एक दिन में कमाता है। तो आपके मन में आता है कि आज शाम को चौराहे पे मिलेगा तो उसकी मोटरसाइकिल छीन लूंगा। और ये होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपराध शास्त्र की किताबों में लिखा हुआ है। किसी भी आईपीएस अगर आपके परिचित हो या आईएएस आपके परिचित हो, उनसे समझ लीजिएगा, वो आपको समझा देंगे। जय भीम, जय मूल निवासी अमरनाथ राव जी, धन्यवाद। सभी की जय हो, सभी की जय हो। क्या मूल निवासी, क्या बाहर से आने वाले, ये भी एक अजीब झगड़ा है। कोई कहता है कि हम 2000 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम 4000 साल से रह रहे हैं। वो मैंने परसों नरसों वीडियो बनाया, हुआ ये कि वो सुदर्शन जी जो है वो कहने लगे कि यहाँ पे जितने हिंदू हैं उनको तलवार की धार पर जो है वो मुसलमान बनाया गया है। उस जमाने जितने मुसलमान हैं वो उसी के पे बने। रिसर्च किया तो पता चला कि जो पहला आक्रांता आया था उससे भी 300-400 साल पहले भारत में इस्लाम था, मस्जिदें थी और व्यापारी आते थे और इस्लाम का रुझान था। सूफीज़म ने किस तरह से जोड़ा, कोई तलवार वलवार का काम ही नहीं था। तो जब आपको पता लगता है ना चीज़ों का, तब ये होता है। तो ये जैसे मूल निवासी वाला मसला है, ठीक है, आदिवासी मूल निवासी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए मैं कल आया हूँ, परसों आया हूँ। आप बराक ओबामा का उदाहरण देखिए, 2 पीढ़ी पहले वो आदमी अमेरिका गया था, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। किसी ने कहा, 2 या 3 पीढ़ी, किसने कहा? किसी ने कहा कि बराक ओबामा यहाँ के मूल निवासी नहीं है तो इनको राष्ट्रपति हम नहीं बनाएंगे। वहाँ की उपराष्ट्रपति आज भी जो है वो भी भारत की रहने वाली हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कौन पहले का था कौन बाद का था?
भैया रोजी रोटी आपको वैसे ही कमानी है, आपका काम धंधा वैसे ही चलना है, और आपका काम धंधा बेहतर चले, आपको काम धंधे का हक मिले, आपकी रोजी रोटी का हक मिले, आपके बच्चों को पढ़ने का हक मिले, आप बीमार हो तो इलाज मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। ये बात सही है कि मूल निवासी इसलिए आपको कहना पड़ रहा है कि जो लोग पहले से रहते थे उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को एहसास कराया जाता है कि उस देश में गुलाम है। ये मैं आपका वो समझ रहा हूँ बिंदु सही है, लेकिन इसके बहाने में संदेश देना चाहता था, इसलिए मैंने आपका जिक्र कर दिया। नहीं मेहमद खान साहब, वेदों के बारे में बहुत नहीं, वेदों से, और देखिए ऐसा है कि अगर आप वेदों से समानता ढूंढेंगे, देखिए वेदों के बारे में, वेद बहुत डिफरेंट और बहुत स्पेक्ट्रम बड़ा है उनका, उनको आप किसी एक चीज़ से नहीं बांध सकते, पहली चीज़। दूसरा, इस्लाम के साथ में, वेदों के साथ में सारे धर्म सिखाते तो एक ही हैं। वो एक कहा नहीं जाता, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन, यही है ना, प्रेम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन, यही है, सबकी सेवा करो, सब बताते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जैसे जैसे इस्लाम के बारे में समझ रहा हूँ, आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा होते होंगे यार ये इस्लाम का बहुत जिक्र करता है, लेकिन मुझे लगता है हिंदू होने के नाते अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आप जो बात कर रहे हैं कि भाईचारे की बात, तो कब होगी? जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है? आपको सामूहिक रूप से नमाज पढ़नी चाहिए, एक दूसरे से मिल सकें, संदेश का आदान प्रदान हो सके। प्रोटोकॉल क्या है? आपको गुस्ल करना है, यानी आपको नहा के आना है, आपको मंजन करना है ताकि आपके मुंह से बदबू ना आए, आपको इत्र लगाना है, और इत्र कान में भी रख लेते हैं लोग ताकि आपके बगल वाले, क्योंकि आप सामूहिक नमाज करने जा रहे हैं तो आप ऐसा ना हो कि वहां एक दूसरे को परेशान करें। ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है, इस तरह के प्रोटोकॉल से ये किस धर्म में नहीं है? हिंदू में भी है कि भैया जाके सुबह स्नान करो, तिलक विलक लगाओ, बढ़िया से तैयार हो, शुद्ध हो जाओ, तब ईश्वर के पास जाओ। ये सभी धर्म एक जैसी चीजें सिखाते हैं, इसलिए अगर आप खो दें वेदों को या ना खो दें तो एक ही चीज मिलेगी। गीता के बारे में बहुत कहा जाता है कि कुरान शरीफ और गीता जो है उसमें बहुत समानता है। किशन शर्मा जी, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। खान शर्मा जी, आलम अलमा आत्मन सिंह जी, इतिहास की लिबर्टी विशेष लोगों के लिए विशेष तौर पर लिखी है। देखिए आत्मन जी, आप ठीक कह रहे हैं कि विशेष लोगों के लिए इतिहास लिखा गया है। इतिहास फेसबुक पोस्ट नहीं है, इतिहास ट्वीट नहीं है, इतिहास एक कहानी किस्सा भी नहीं है। 50 साल 70 साल में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये फैलाते हैं कि जितना कुछ आपको पता है वो गलत पता है, और वो जो बता रहे हैं वो सही पता है, और उसको लोगों ने गलत लिख दिया। इतिहास तथ्यों के साथ लिखा जाता है, इतिहास जमीन पे बिखरा होता है। आप आप कौन सी बात की इतिहास की तस्दीक करना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें किसी न किसी म्यूजियम में इस देश के रखी मिलेगी। आप नेशनल आर्काइव में चले जाइए, आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी। जिस इतिहास की आप बात करें वो सब कुछ रिकॉर्ड पे होगा। आप कोई अगर ये कहने लगे कि मतलब मैं फिर भावनाएं ठेस पहुंचेंगी, किसी उस तरह का इतिहास मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इतिहास है उसके सबूत होते हैं। इतिहास कोई मन से नहीं लिखता है, ये एक मिथ्या धारणा है कि इतिहास को तोड़ दिया मरोड़ दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा वामपंथी इतिहासकार थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले उन्होंने इस बात का खंडन किया कि आर्य ईरान से आए थे। उन्होंने कहा नहीं, आर्य ईरान से नहीं आए थे, आर्य भारत के ही थे। दूसरी तरफ बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म की ईरान से मिलती हुई हैं। अब हैं बहुत सारे विद्वान, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर लोग कहते हैं वामपंथी इतिहासकार ये और वो, तो इतिहास जो लिखा जाता है वो तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, और उसको बहुत ऐसा नहीं है कि सब एक तरह से है। जी चित्ता जी, मैंने आपका उत्तर देख लिया है। हर हर महादेव जी, आपने देखिए विवाद में जो असहमति होती है उसको बहुत सम्मान देना चाहिए। मैं आपका वीडियो आप पे पोस्ट कर दिया, हालांकि आपने अपनी असली पहचान छिपा के रखी हुई है, और ये असली पहचान जो लोग छिपा के बात करते हैं वो ट्रोल्स होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और ये मैंने महसूस किया है। आप ये बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो कुरान में लिखी हैं और भागवत गीता में नहीं हैं?
आप मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। 5। मजा शेख साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मतलब दुनिया में वाकई इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, सब भाई बहन हैं, और किसी को नहीं पता। अभी अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हाल में जब मुसीबत पड़ी, नौकरियां वोकरियां गई, तो लोगों का सबका अंदाज बदल गया। ये सब खाए पिए पेट वालों की बातें हैं। और यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, जो आप मत मानो ना। कौन कह रहा है कुरान को मानो, कौन कह रहा है कि आप जो है वो गीता को मानो। आप वो मान लो जो आपको कहा गया है। हिंदू गीता को माने, मुसलमान कुरान को माने। क्या ज़रूरत है एक दूसरे की खुर्दबीन करने की, एक दूसरे की समीक्षा करने की, एक दूसरे की कमियां निकालने की। मैं देखता हूँ आजकल कुछ लोग अंधविश्वास पे प्रहार करते रहते हैं। अब भाई तुम अंधविश्वास पे प्रहार हिंदुओं पे छोड़ दो। मुसलमान अपने धर्म पे करें हमला, हिंदू अपने धर्म पे करें, दोनों अपना अपना सुधारो। एक दूसरे का सुधारने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। राहुल, मैंने आपको कब बात करने के लिए मना किया? आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। आप एक ईमेल डाल दीजिए, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड जॉब ब्रो और टीम। ये आपका जो निशान है ना, ये वाकई ये इसका रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा राठौर साहब यही कमेंट पे लिखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। निपुण नंदा साहब कह रहे हैं 5 बातें। मैं कहता हूँ एक भी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि बातें सब अच्छी सिखाते हैं। बातें तो सब अच्छी सिखाते हैं। किसी ने नहीं लिखा कि दूसरे धन वालों को परेशान करो। ये जो एक फैलाया जाता है कि काफिर वाफिर वाली बातें, ये कुछ आप किसी विद्वान के साथ बैठ जाइए, किसी मुस्लिम विद्वान के साथ में जो थोड़ा समझदार हो, वो आपको बता देगा काफिर का मतलब क्या होता है। जो ईश्वर में विश्वास न करे वो काफिर है। वो तो नास्तिक लोग काफिर हुए ना, दूसरे धन वाले थोड़े हुए। ईश्वर एक है, निराकार है, ऐसा वो मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस हिंदू धर्म की ये खूबसूरती है कि इसमें 100 तरह की जो है चीजें हैं, वो सब आइडियोलॉजी जो है वो हिंदू धर्म के अंदर निहित है, सारी की सारी। आप एक नहीं कह सकते कि ये आइडियोलॉजी हिंदू धर्म में नहीं है, वो नहीं है। आप भगवान में भरोसा करें, आस्तिक हैं आप, आपका स्वागत है। भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक है, तब भी हिंदू धर्म में आपका साथ स्वागत है। आप मूर्ति पूजा करना चाहते हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते हैं तो भी हिंदू हैं। अगर आप अपने धर्म की कोई चीज को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आगे आइए, आपका ध्यान आपका स्वागत है। उसको न्याय तर्क वगैरह के लिए बहुत स्थान है हमारे धर्म में। आप किसी बिलीफ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, मत करिए। गीता पढ़ के उसके जरिए आप अपना जीवन का मार्ग चुनना चाहते हैं, चुनिए। नहीं करना चाहते हैं, नहीं, उपनिषद के जरिए करना चाहते हैं, उपनिषद के लिए जरिए करिए, कर लीजिए। आप देवी को पूछना चाहते हैं, शाक्ते, आपका स्वागत है। आप शिव को पूछना चाहते हैं, शैव हैं, आपका स्वागत है। आप तर्कशास्त्री, आप विज्ञान को मानते हैं, आप ऋषि कणों की तरह हैं, जो कहते थे कि ये धरती जो है कणों से बनी हुई है और कणों में मिल जाएगी, कोई जन्म पुनर्जन्म और ये सब नहीं होता है। ऋषि कणव इतने बड़े ऋषि, उनका भी सम्मान था, उनके किसी भी कभी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं हुई। ये भारत है, ऋषि कण्व है आपके सामने। ये वो ऋषि बृहस्पति हैं जो मानते ही नहीं थे ईश्वर के अस्तित्व को। तो इस तरह के भी हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे यहाँ सुश्रुत हुए हैं, जो इतने बड़े ऋषि थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उस जमाने में राइनोप्लास्टी, नाक की प्लास्टिक सर्जरी, जिस प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आपकी ना तो खूबसूरती खराब हो, ना आपका ऑर्गन जो है उसका काम करने का तरीका खराब हो, ये 2700 साल पहले भारत में था। ये भारत की परंपरा है, ये इस देश की परंपरा, और ये हमारे ऋषि मुनि में। ये ऋषि मुनि और ये जो डॉक्टर हैं या जो कहें कि ये साइंटिस्ट हैं, ये कौन कहेगा कि ये मुसलमान के नहीं है, कौन कहेगा ये हिंदू के नहीं है। सुश्रुत जो लिख गया उसके ऊपर सर्जरी की किताबें लिखी गई, और आज तक राइनोप्लास्टी जो होती है, नाक की प्लास्टिक सर्जरी, महर्षि सुश्रुत के हिसाब से होती है, मेडिकल साइंस की किताब में लिखी गई। ये हमारा देश है, इसको क्यों हम लोग बांट के देखते हैं। कामरान साहब, ये सब जो है मत पूछिए, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा बड़े लोगों के लिए छोड़ दीजिए, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं। सोया सिंह जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ईश्वर आपको लंबी आयु दे, इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।
सर ये हमने ही वेस्ट को दिए है, हमने वेस्ट को दिए। और आपको बताऊं कि जब वेस्ट को आप कितना ही बुरा कह रहे हैं, वो मानते हैं, वो क्रेडिट देते हैं कि दुनिया की पहली रिनोप्लास्टी भारत में होती थी। वो लिखते हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं इस पर। ऐसा नहीं कि उन्होंने चुरा लिया हो। हमारे जो आइडियाज़ थे, हमारी जो साइंस थी बहुत रिच थी। हम बाद में हम थोड़ा ट्रैक से भटक गए और हमने अपने साइंस से ज़्यादा हमने दूसरी चीज़ों को जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटीज़ को वो दूर करती थी, हमारे डर को दूर करती थी। हमको लगता था कि भाई हम कुछ ऐसा कर लें, थोड़ा बहुत करने से कुछ हो जाए, या कोई दूसरा हमारी तरह जगह मंत्र पढ़ दे, ज़िंदगी बदल जाए। वो चीज़ें रही हैं, इसकी वजह से हम थोड़ा सा जगह से आगे बढ़ गए हैं। सर ये मैं मिक्सचर वीडियो क्या होता है? अच्छा, आपने धन्यवाद का, आपका नाम मिक्सचर वीडियो, ठीक है। देखिए, मैं एक एक करके जो जो चूक गए उनको भी लेता हूँ। विजय पवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। कंसेप्चुअल आइडिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा असीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल करना चाहिए। आप अपने धर्म को अपने घर में मनाइए ना। आज के ज़माने में आपको अजान करने की ज़रूरत क्या है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, तीसरी लाइन मुझे नहीं लगता आएगी। मैं सबके मैसेज चलाता जा रहा हूँ। आप लोग को आवाज़ आ रही है ना मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मेरे कैमरे की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा उसको बदलने में टाइम लगा। सर एजेंडा 2030 में मत बुलवाइए, चैनल चलने दीजिए। तो मैं जो लोग बचे हुए हैं उनके सारे वीडियो चलाता जा रहा हूँ उस पर। हर हर महादेव जी, ये आपने बहुत सारे मुद्दे बताए हैं, इनको आप मेल भी कर दीजिए। मैं इसमें हो सकता है कि कुछ मुद्दों को शामिल कर पाऊँ, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि अगर ऐसे कुछ मुद्दे जो हैं वो हम लोग शामिल कर पाएँ जनता से जुड़े हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज 9 बजे वाला वीडियो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अब एडिट नहीं कर पाऊँगा, लाइव में हूँ ना। आत्मन सिंह जी, मैं उत्तर दे चुका हूँ आपका। मजर शेख साहब, लोहार साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ सत्य है वहाँ कृष्ण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, ये बहुत कठिन आपने सवाल दिया है, मैंने तो ये शब्द भी नहीं सुने हैं, लोअर सर्कल अपर सर्कल वाले। ये काम जो है ना मिनिमम, इसमें कहीं ना कहीं देखिए, मैं बताऊँ, सरकार का रोल तो होता है, लेकिन सरकार जो होती है उसको चंदे लेने होते हैं उद्योगपतियों से, और बहुत सारा जो हमारा मॉडल है हमारी डेमोक्रेसी का, वो बहुत सारा इस पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में आप अगर खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, खुद आप संगठित नहीं होंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, यूनियन नहीं बनाएंगे, तो आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी। और धीरे धीरे करके यही हो रहा है, शोषण बढ़ गया है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, साक्ष्य बना दिए जाते हैं, झूठ बहुत बोला जाता है, झूठ बहुत फ्लोट किया जाता है, लगातार हम देखते हैं, और झूठ को परखते रहना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आप तर्क कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की आप मुझसे असहमत हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि असहमत है, लेकिन गरिमा के अनुसार असहमत है। बहुत सारे लोग असहमत होते हैं, वो घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप असहमत हैं और आपको असहमत रहने का अधिकार है। और हो सकता है कि आपके कुछ तर्कों से आप मुझे सहमत करने में कामयाब भी हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपका मैसेज बहुत पॉपुलर हो रहा है लगता है मजर शेख साहब, बार बार आ जाता है। ये एक सवाल आया है, क्या इंडियन तालिबान को लेकर लोग जागरूक हैं, मतलब कि लोग धर्म को पॉलिटिकल यूज। इंडियन तालिबान जैसी कोई चीज़ अभी तो भारत में है नहीं। तालिबान एक तरह की मानसिकता है, और वो मानसिकता जो है वो धर्म के आधार पे वही अपनी आइडेंटिटी को ऊपर रखने की मानसिकता है। और ये जो शुरुआत हुई थी तालिबान की या मुजाहिदीन की, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हों, तो इसी से हुई थी कि उनको बताया गया कि भाई आपका इस्लाम भयंकर ख़तरे में है, और ये तो लड़कियों को स्कर्ट पहना रहे हैं, क्योंकि सोवियत टाइम था, उस दौरान जो सरकार थी उसने वहाँ पे बहुत फ्रीडम दी महिलाओं को। तो आप देखिए, महिलाओं की फ्रीडम के खिलाफ इसी अमेरिका ने कान भर के इसी इस्लामिक टेररिज्म को खड़ा किया। बाद में इसी इस्लामिक टेररिज्म ने उसका ट्विन टावर उड़ाया, बाद में वो इन्हीं को क्रश करने के लिए गया, और बाद में दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई देश दूसरे देश की सरकार से समझौता नहीं कर रहा है, वहां के आतंकवादियों से समझौता कर रहा है जो उसकी खुद की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। ये होता है पाप का फल जो अमेरिका ने किया और उसको मिला। सर, कोई अन्य धर्म का भजन कीर्तन लाउड स्पीकर पर करता हो तो उसकी कोई तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, तो अजान को क्यों की दिक्कत होती है? हाँ यार, इस पे मेरी बैटरी चली गई थी। मेरा मानना ये है भाई, अजान की यूटिलिटी क्या है? मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ, जो मुझे, देखिए, मुझे इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, और मैं दूसरों के धर्मों की भावनाओं का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अगर मुझे सवाल उठाने हैं तो हिंदू धर्म की किसी चीज़ पर तो मैं उठा लूँगा, लेकिन इस्लाम पे सवाल उठाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मुझे जो बताया गया, वो ये बताया गया है कि अजान का पर्पज़ होता है कि कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करने हों तो वो किए जाएँ, और दूसरा उसका मकसद ये होता है कि जो लोगों को नमाज के वक्त बताना हो कि सेहरी का वक्त ये है, इसका वक्त ये है, उसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। आज के समय में जब आपके मोबाइल में आपके अलार्म है और दूसरी आधुनिक चीज़ें हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। अजान को अगर आप परंपरा के तौर पे रखना चाहते हैं तो लाउड स्पीकर हटा के जो ऊपर एक बढ़िया सी मीनार होती है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन ये इसका एक दूसरा पहलू भी है अजान का, जो मैं आपको बताऊं, लाउड स्पीकर की उपयोगिता का। मुझे लोगों ने बताया कि कई सारे जगहों पे, कई सारे गाँव में किसान आंदोलन के दौरान भी, और बहुत सारे मौक़ों पे जो सामाजिक अनाउंसमेंट होते हैं, जो मस्जिद के और धर्म से जुड़े हुए अनाउंसमेंट नहीं होते हैं, गाँव में कुछ लोगों को सूचना देनी हो, लोगों को इकट्ठा करना हो, किसान आंदोलन है, रैली हो रही है, सबको गाँव चलना है,
ये अनाउंसमेंट कराना हो तो भी लोग उसमें मस्जिदों के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, और मस्जिदों के लाउड स्पीकर एक तरह का पब्लिक एड्रेस सिस्टम बन गया है। जो इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करें, किसी भी धर्म का करें, कम से कम दूसरों की शांति का ख्याल रख के करें। जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं उसमें मरीज भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। आप लगातार उसमें डीजे लगा के भजन गाए जा रहे हैं, या आप अजान के लिए कोशिश कर रहे हैं लाउड से लाउड स्पीकर चलाएं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इसकी कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि है आज के समय में। सबके मोबाइल में भजन है, वो सुन सकते हैं, और सब जो है वो टाइम देख सकते हैं कि नमाज का टाइम हो गया है, सहरी का टाइम हो गया है, इफ्तार का टाइम हो गया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हैं। और जो आदमी अपना टाइम खुद सेट नहीं कर सकता, वो आदमी कैसा धार्मिक है। अमेरिका झगड़े की जड़ नहीं है, वो साम्राज्यवादी है, पूरी दुनिया पे अपना जलजला कायम रखना चाहता है। और ये आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि जो किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर, ब्रिटेन की एजेंसी के साथ मिलकर खूब सारे दुनिया के इतिहास का सबसे ज़्यादा फंडिंग की तो आतंकवादियों की तालिबान को, जो बाद में हमारे सबके लिए मुसीबत हुए, उनके अपने लिए मुसीबत हुए, और आज वो उनके सामने हथियार डाल के जा रहे हैं। 3000 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए आपने जो है 300 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए आपने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। और अब नतीजा ये हुआ है कि आप जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान लेकर जा रहे हैं, और ये 1.5 लाख लोगों की जान केवल अफ़गानिस्तान की धरती पे गई है। ये लोग जो है दूसरे देशों में जो आतंकवादी घटनाएं हुई इसके बाद में, उसका इसमें कोई हिसाब नहीं है। यार तालिबान तो समझ ही रहे हैं, दिक्कत ये है कि जब तालिबान के साथ में अमेरिका समझौता कर रहा था, हमको एतराज़ करना चाहिए था, हमने क्यों नहीं किया। हम हमको जिस दिन वो समझौता कर रहा था उसके 10 दिन पहले जब हाउडी ट्रंप कर रहे थे, हम ट्रंप भारत में आया हुआ था, हमको उसको बोलना चाहिए था, यार ये किन लोगों के साथ आप समझौता कर रहे हो। समझौता करना है वहाँ की सरकार के साथ करो, अब्दुल गनी के साथ करो। आप जिन लोगों के ऊपर आपने खुद बाउंटी रखी हुई है, जिन लोगों ने लाखों लोगों को मार दिया, हज़ारों लोगों को की ज़िंदगी नरक की हुई है, किसी को भी मार देते हैं, जिनका इतिहास इतना ख़राब है, उनके साथ आप कैसे समझौता कर सकते हो किसी देश का। लेकिन हमने नहीं किया ऐतराज़, क्योंकि हम ट्रंप को खुश करना चाहते थे। दुर्भाग्य है हमारे देश का। आज वही तालिबान, वही पाकिस्तान सब मिल गए हैं, और तालिबान और पाकिस्तान में बार-बार कह रहा हूँ, कोई नहीं बताया, यूरेनियम है उस बॉर्डर पे है पाकिस्तान के, साउथ पाकिस्तान में जो तालिबान का इलाका है जहाँ अफीम की खेती होती है, वहाँ से अमेरिका खुद चुरा-चुरा के यूरेनियम लेके आया। अब वो उस जगह पे पड़ा हुआ है, उस कंट्रोवर्शियल जगह हमारी खोपड़ी पे इंडिया की आ गई है। क्या होगा उससे? कोई सरकार को तो फर्क पड़ेगा नहीं, हमारे जैसे लोग ही मरेंगे। कम से कम शुक्र है कि अभी हाल के सालों में जो इंसर्जेंसी है उसमें लोग आर्मी और फौज के साथ लड़ते हैं। आप ट्रांजिस्टर बम धमाके अब होने बंद हो गए, ये अच्छी बात है। देशमुख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब्दुल्ला साहब वालेकुम अस्सलाम। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनी फूफा जी, बिल्कुल खतरा बनेगा इंडिया के लिए तालिबान, डेफिनेटली खतरा बनेगा, क्योंकि तालिबान आईएसआई का दोस्त है। आईएसआई अमेरिका की नहीं, अमेरिका की मान लीजिए, वैसे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तालिबान को का पूरी ज़िंदगी का रिश्ता पाकिस्तान के साथ में, हमारे साथ में नहीं है। और हम लोग हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उससे तालिबान को बहाना मिलेगा हमको परेशान करने का। बिल्कुल धन्यवाद, आप ही के कारण हम लोग 1 लाख लोग हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इन्वेस्टमेंट तो गया, सारा पैसा गया, उसको उसका आनंद जो है अब तालिबान लेंगे। अब वहाँ पे भी आपने वायरल एक तस्वीर देखी होगी, वहाँ पे कुछ नेताजी जो हैं तालिबान के अब सड़क पे वो भी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। पैसा गया, हमारे लड़ाकू विमान गए जो अब उनके काम आएंगे। हमने 4 हेलीकॉप्टर दिए थे एमआई, तो उनके काम आएंगे। क्या करेंगे। और जिस सरकार के साथ में आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, जिसको आप सहायता दे रहे थे, जिसको आपने इतने पैसे दिए, उस सरकार के पक्ष में आप खड़े नहीं हुए। आपने नहीं कहा कि इनसे समझौता करो। अमेरिका तालिबान के साथ कर रहा था, आप चुप बैठे हुए थे। अब्दुल्ला से मोदी जी मीटिंग कर रहे थे दिल्ली में, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बाकी पता नहीं अंदर की क्या बातें हैं।
अरे इसमें जो अमेरिका चाइना वाइना को सोचने की जरूरत ही नहीं। अमेरिका का दीवार पे लिखा हुआ, अमेरिका के लिखित में समझौते हैं, अमेरिका का खुद पूरी सब कुछ कागज पे, एकदम दिमाग क्लियर है एकदम। ये बीमारी अमेरिका की दी हुई है। और मैं बता दूं आपको कि आने वाले समय में तालिबान को चीन के खिलाफ, देखिए अमेरिका एशिया में एक सैनिक अड्डा चाहता है हमेशा से, उसकी बड़ी दिक्कत है। पहले उसने दियागो गार्सिया में कोशिश की, नहीं लग पाया। उसने पाकिस्तान में सैनिक अड्डा बनाया, लेकिन पाकिस्तानियों ने विरोध किया, बहुत समय हो गया, अब जाइए। उसके बाद अब भारत में उसने समझौता कर लिया कि हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल करने का, लेकिन उसमें भी यह है कि हमारे हवाई अड्डों का इस्तेमाल ऐसे किसी के ऊपर हमले करने के लिए करेगा तो विवाद होगा। तो अब उसको एक मिल गए हैं तालिबान। देखिएगा आप, धीरे धीरे करके अफगानिस्तान अमेरिका के ही काम आने वाला है चाइना के खिलाफ। टाइम लगेगा लेकिन यही होगा। भाई बीजेपी की बंटवारे की नीति नहीं है, बीजेपी तो बंटवारे का एक हिस्सा है। बांटने का काम तो पहले से चला आ रहा है। 1930 में हिंदू महासभा का अधिवेशन होता है, सब प्रस्ताव पारित होता है कि मुसलमानों का अलग से देश होना चाहिए। जिन्ना साहब एकदम वो भी उसी का हिस्सा है। सारे लोग, ये जो अंग्रेज़ों के जितने पिट्ठू थे पुराने ज़माने में, मैंने आपको बताया कि देवबंद में 40 लोग फांसी चढ़ा दिए गए थे। भाई स्वतंत्रता संग्राम में 4 लोग तो निकलने चाहिए जो इधर के हों। तो ये सब तो ठीक है, तो बांटेंगे, ये तो चाहेंगे नहीं देश को जाए। भागवत जी कोई साजिश रच नहीं रहे हैं, भागवत जी तो उसको आगे संभाल रहे हैं। ये तो बहुत सालों से होता आ रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और ये देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरी मान्यता है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वामपंथी आंदोलन की बयार निकली, समाजवाद की बयार निकली। भारत में बड़ी संख्या में लोग वामपंथ के समर्थक थे, सारी फिल्में बनती, सब कुछ बनता था। अमेरिका के पास कोई नहीं था। और मुझे लगता है कि 1925 में आरएसएस की स्थापना के पीछे शायद ये मकसद रहा होगा कि कुछ लोग अमेरिका को सपोर्ट करें। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, सीआईए के साथ में जो रिलेशनशिप रही है वो मैं बनाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूँ उस पर। शुक्रिया अहमद साहब, राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मुझे लगता है प्रसारण बंद करने का समय आ गया है। 9 बजे वाला उस चैनल का जो है हमारा लाइव आज जो है वो आज नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि जो लोग उस लाइव के लिए इंतज़ार कर रहे थे आज हमने उनको मिस कर दिया है। और हालांकि इसी चैनल पे नॉकिंग न्यूज़ पे ही ये लाइव है, तो आपके लिए आसानी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ निम्मी जी क्या कह रहे हैं आप। ये बात गहरी नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है, ये भी सबको पता है। और इसको लेकर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में पहली बार हिंदुस्तान के सारे जासूसों को, जो हमारे रा और दूसरे सारे एजेंट थे, उसमें बड़ी संख्या में जासूसों का एक्सपोजर सीआईए को दिया गया है। सीआईए जानती नहीं थी जो सारी चीज़ें। सीआईए की एक रिपोर्ट है 1950 में, जनरल करियप्पा थे हमारे देश के आर्मी चीफ। जनरल करियप्पा को मारने की कोशिश की गई। भारत आज़ाद हुआ था नया नया, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया का डिवाइड आर्मी में क्रिएट किया गया। और ये बताया गया सरदारों को, जो सिख थे जो पंजाब के, उनको सिखाया गया कि ये मद्रासी जो है इसको कैसे आर्मी चीफ बना सकते हैं। और उनको इतना कन्विंस कर दिया गया कि वो जनरल करियप्पा की हत्या करने के लिए चले गए। उनकी हत्या की कोशिश हुई, 6 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें सजाएं हुई। ये एक सामान्य घटनाक्रम माना जा रहा था, लेकिन अभी 2017 में सीआईए ने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स, अमेरिका में एक नियम है ये एक समय के बाद में, जो पुराने गुप्त दस्तावेज होते हैं उनको डीक्लासिफाई करना पड़ता है, यानी उनको सार्वजनिक करना पड़ता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं सीआईए के, उसमें ये कहा गया है कि ये जो डिवाइड था और जनरल करियप्पा की हत्या की साजिश थी, इसमें आरएसएस का रोल था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीआईए की रिपोर्ट कह रही है। और आरएसएस का इसमें रोल होने का मतलब ये है कि नए नए आज़ाद हुए भारत में अगर आर्मी में डिवाइड आ जाती है, बगावत हो जाती है, कत्लेआम हो जाता है, तो उस देश का क्या होने वाला था नए नए आज़ाद हुए देश में। तो ये जो षड्यंत्र साजिश रहा होगा, इसमें डेफिनेटली अंग्रेजों का इंटरेस्ट रहा होगा, जो कि बहुत खुशी खुशी तो यहाँ से नहीं गए होंगे।
निपुण जी, मेरे पास मेरे 2 चैनल हैं। एक तो नॉकिंग न्यूज़ है जिस पे आप ये प्रसारण देख रहे हैं। दूसरा मेरा गिरिजेश वशिष्ठ नाम से चैनल है, जिसके आज 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। जिस उपलक्ष्य में हम इस आयोजन को कर रहे हैं। लिख देता हूँ कि ये 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं जो है आपको बहुत जल्दी इसको मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल को बहुत जल्दी इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से जब लाइव जाऊँ तो उसमें आप लोगों को वीडियो पे लाइव ले सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक विंडो में मेरे बगल में आपकी भी विंडो लगी और आप लोग भी लाइव हों। पिटीशन में तारीख मिल गई है साहब, अपडेट ये है, और उसमें जो है तारीख मिल गई है। और देखिए अब क्या होता है, क्योंकि होता क्या है कि एक दिन में कई मुकदमे लिस्ट होते हैं। कई बार सारे मुकदमों की सुनवाई इस तारीख को नहीं हो पाती है। बहुत खुशी की बात है महादेव जी, हर हर महादेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नंदा साहब। ये 1 लाख सब्सक्राइबर गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे हुए, ये मैं और लिख देता हूँ इसमें ना। ये ठीक है। अब मैं आपके चैट्स पढ़ना शुरू करता हूँ। ये मुझे भी थोड़ा-सा अभी दिक्कत आती है इसको करने में, लेकिन अच्छी तरह से आप लोग 5 नए कमेंट आए हैं। खान कामरान, पूरी दुनिया की लड़ाई झगड़े में अमेरिका की ही भूमिका होती है। वियतनाम हो, अफ़गान हो, लीबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, अल-कायदा को अमेरिका ने बनाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका को आतंकी क्यों ना कहते हैं? अरे कहने की किसी की हिम्मत है क्या? लेकिन मानते तो हैं, लोग जानते हैं। और कहने वाले कहते हैं, जो कहते थे हमारे यहाँ उनको मार दिया गया। इंदिरा गांधी बोलती थी, उनको मार दिया। उनने इंदिरा गांधी की हत्या में जो है बाकायदा शीलभद्र याजी, नाम याद कर लीजिए, हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। शीलभद्र याजी के नाम पे डाक टिकट निकला है, और वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जो पूरे देश का संगठन है उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के अगले साल एक किताब लिखी है, और उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या में CIA का हाथ है। और अब जब मैं देखता हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करना और इतनी बड़ी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना जब ये हो सकता है, तो इंदिरा गांधी की हत्या करवाना कौन सा उसके लिए बड़े मुश्किल की बात रही होगी, या उसके लिए परेशानी की बात रही होगी। हो सकता है कर दिया होगा। शुक्रिया शुक्रिया अविनाश जी, दिल खुश कर दिया आपने, दिन बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डेस्टिनी जियोस, बहुत बहुत शुक्रिया। कावले जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये प्रवीण कुमार जी क्या सवाल पूछ रहे हैं, मुझे एकदम लगता है मेरी पिटाई करवाएंगे। अभी कई लोग पकड़ के मुझे यहीं
अंदर लाइव में घुस के आ जाएंगे। भाई जो फेंकता है उसको फेंकू कहते हैं, और उसको उसी को फेंकू कहते हैं जो फेंकता है। तो उसमें क्या है? आप इतना सरल सवाल पूछ रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उत्तम रहेगा। आप शीघ्र इसका आयोजन करें, और मैं चाहता हूं कि देश हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हम सब मिलके एक अच्छी व्यवस्था बनाएं, एक दूसरे के साथ मिल के रहें। बहुत हो गया, बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। आप सोचिए दंगाग्रस्त इलाकों में जो लोग रहते होंगे किस तरह से रहते होंगे, हमेशा टेंशन रहती होगी यार कब आग लग जाए, कब मेरे घर में कोई बम फोड़ देगा। किसी भी धर्म के लोग हो यार, ये सब बंद होना चाहिए। बहुत हो गया, जिसकी जान जाती है वो जानता है। 1.5 लाख लोग मर गए साला अफगानिस्तान में, क्या मतलब था इसका? सिर्फ एक अमेरिका की जीत के चक्कर में ना। राज वर्मा जी, ये सब होता रहेगा डेफिनेटली। जब जब कोई बढ़ता है तो वो सब और तरक्की करना चाहता है। नेपाल के बारे में, लेकिन नेपाल एक अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। भारत के साथ उसका बहुत निकट संबंध रहा है। हालांकि नोटबंदी के बाद में हमने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसके कारण हमारे संबंध उससे खराब हो गए, और वो चीन के नज़दीक चला गया। हुआ ये था कि जो नोटबंदी हुई तो हमारी और एक नेपाल के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। वहाँ की सरकार धड़ल्ले से भारत का रुपया चलता था उस देश में, और चलने देती थी। उसका एक भरोसा था कि भाई भारत अपना ही है। जब नोटबंदी हुई तो नेपाल में चलने वाले जो नोट थे और वहाँ के बैंकों में जो नोट थे उनको बदलने से सरकार ने मना कर दिया, जिसके कारण उसको चीन जो है उससे उसकी नज़दीकी पड़ गई। ये गलती हमने की थी। अगर हमारी मुद्रा वहाँ चल रही थी तो हमको उसको सम्मान देना चाहिए था। मुसलमानों को देश में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो लोग तनाव पैदा कर रहे हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो कम हैं, प्यार वाले ज़्यादा हैं। और मुसलमान, हिंदू हम सब मिलके रहते हैं। कुछ फ्रेजाइल एलिमेंट बीच बीच में होते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सनातन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, मुसलमान जो भारत का मुसलमान है वो कहीं और रह पाएगा? भारत का मुसलमान कहीं और नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो भारत के रंग में ही रचा बसा है। और भारत के में रहने वाला व्यक्ति जो भी है भारत का मुसलमान, वो जो भारत की में जो लिबर्टी है, समझदारी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे साथ में एक एंकर थी, मुस्लिम थी। अचानक इन्होंने डेस्क पे जिक्र किया, हम लोग बात कर रहे थे बुरके के बारे में। उन्होंने कहा बुरका बड़ा कंफर्टेबल है सर, आपने शॉर्ट्स पहनी हो, घर में हाफ पैंट पहना हो, आपको बाजार जाना है, बुरका डालो निकल जाओ। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। तो वो भारत में बहुत अच्छे से है और भारत में वो अच्छे से रहेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। और जब जब मौका आया है, हमारे हिंदुस्तान के लोग किसी भी धर्म के हों, उनके साथ उनकी रक्षा में खड़े रहे। मीडिया का काम ऐसा है कि अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, आपको लोग चवन्नी में नहीं पूछेंगे। आज जो चैनल्स की साख है, आप जाके देख लीजिए, सड़क पे, मोहल्ले में, गली में लोग आपको अच्छी तरह से धुनने को तैयार बैठे हुए हैं। बताने में शर्म आती है भाई, हम न्यूज़ वाले हैं। मैं तो कम से कम पिछले 2 3 4 साल से लोगों को बताता भी नहीं था। मेरी मीडिया छोड़ के बाहर निकलने की भी एक वजह रही, क्योंकि बहुत साख गिर चुकी है। आप अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मीडिया की इज्जत इसीलिए इसी से होती है कि वो निष्पक्ष है। बिल्कुल, देखो यार, मैं सारे लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, सारी चीज़ों में वीडियो बनाना चाहता हूँ। और जाहिर बात है कि उसमें आपके वीडियो भी हो सकते हैं। राजीव दीक्षित जी पे वीडियो बनाने की जो डिमांड थी, मैंने भी आपको बताया कि बहुत बड़ा विषय है, एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। हाशिम साहब शुक्रिया। सही कहा आपने। देखिए, बीजेपी को बना बनाया मिला क्या, आप मानते हैं? बना, देखिए बीजेपी, मैं आपको बताऊं, इस देश में बीजेपी ने जो हासिल किया, उनका क्या एजेंडा था, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने जो हासिल किया वो प्रयासों से किया, उनकी मेहनत से किया, कंसिस्टेंसी से किया।
ब्रांड मोदी को वो कितने साल से पिच कर रहे थे। और कांग्रेस पिछले इंदिरा गांधी के जाने के बाद से बाय डिफॉल्ट जीतती है। जब कोई दूसरा नहीं जीत रहा होता है तो कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस उस अंधेरे की तरह जब रोशनी नहीं होती तो आ जाता है। ये बात मान के चलिए, कांग्रेस की अपना ना तो पराक्रम है, ना उनके संस्कृति है मेहनत करने की, तो इसलिए वो ना उनके पास संगठन है। उनसे ज़्यादा तो वामपंथी बहुत स्ट्रांग है हिंदुस्तान में। इसलिए बीजेपी जो है आई है वो अपनी मेहनत से आई है, अब माने या नहीं माने। अब उसने जो है साम दाम दंड भेद जो भी अपनाया, नैतिकता को थोड़ा एक साइड रख के मेहनत की है, लेकिन जीती वो मेहनत से, अपने प्रयासों से है। वो किसी के किस्मत से नहीं जीती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसको खुद कुछ नहीं हासिल होता है। प्रफुल्ल देशमुख जी 100,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो दूसरा चैनल है उसके हैं, गिरिजेश वशिष्ठ के। ये नॉकिंग न्यूज है, इसके तो 2.5 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं आज। ये 2002 की मोदी हिस्ट्री क्या है? अब उसको छोड़िए, बुरी बातें दोहराने से वही होगा जो हम नहीं चाहते हो, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है ना। अच्छी अच्छी बातें याद करिए, दफन कीजिए उन चीज़ों को। शुक्रिया वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तालिबान विषय का। तालिबान विषय में देखिए, अब जो ट्रिकी सिचुएशन है वो ये है कि ज़्यादा तालिबान को गाली देंगे तो सवाल पूछा जाएगा बीजेपी से ही। एक चीज़ तो इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी का यूपी में स्थिति दूसरी है, क्योंकि योगी जी अगर स्ट्रांग होकर निकलते हैं मोदी जी के लिए चुनौती बनेंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो थोड़ा फ़र्क है। शुक्रिया मिस्त्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आजिम खान साहब। आजिम खान साहब की बात मान लीजिए सर, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो। शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत जी, आप बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी जानकारी स्पेसिफिक हासिल करना, कितना उनका योगदान है, ये तो असंभव है। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे बातचीत कर सकता हूँ कि क्या किसी भी तरह से ये जो ईवीएम है उससे धांधली हो सकती है या नहीं हो सकती है। मेरा मानना है धांधली हो सकती है। इसमें मैंने कई लेख लिखे हैं बहुत साइंटिफिक तरीके से, वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जो अपनाई जा सकती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसी चैनल पर, शायद आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं मिलता तो आप निकाल लीजिएगा वो वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि ईवीएम की धांधली संभव है। ये वीडियो मैंने बनाया है। बाकी अब धांधली की जा रही है नहीं की जा रही है ये कैसे पता लगेगा, तो असंभव है ना। कल्लू कल्लू जी, आपको अच्छी तरह से पता है कि गुजरात की फंक्शनिंग क्या है। और बहुत ज़्यादा मुझे गुजरात के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ जितना यहाँ दिल्ली में पता लगता है उतना मैं बताता रहता हूँ। हाँ, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जिन जो लोग रूपानी साहब से नाराज होंगे उन सब लोगों को का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उनको कोई और एक आशा की किरण, एक नया चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट आ जाएगा और लोग चाहेंगे, हाँ उन लोगों को अच्छा लगेगा, हाँ ये अच्छा काम कर सकता है। तो हो सकता है कुछ लोग, इलेक्शन में कोई एक चीज़ से पूरा फर्क नहीं पड़ता है। अब 2% 4% इसका भी फर्क पड़ गया, 1-2% किसी और चीज़ का फर्क पड़ गया, वो सारी चीज़ें मिला के इम्पैक्ट डालती है। रिजवान खान साहब, कहना बहुत मुश्किल है। अभी तक के हालात के हिसाब से तो मुझे लगता है मोदी जी रिपीट हो जाएंगे। बाकी अब आगे कैसे चीज़ें शेप लेती हैं, किस तरह से हालात चलते हैं, क्योंकि ये आज की जो लोकप्रियता है उसमें तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 2024 तक उनके पास टाइम है मेकअप करने के लिए, और विपक्ष के पास कोई योजना और तैयारी नहीं दिख रही है कि वो कैसे मुकाबला करेगा। ऐसे हालात में भी वो मैटेरियलाइज नहीं कर पा रहा है। इस कोरोना की के बीच में जो दुर्गति हुई है देश की, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ गया है, उसके बावजूद आपको कहाँ विपक्ष दिख रहा है? ट्विटर पे। उससे काम नहीं होता ना। केजरी आईएएस इंजीनियर। अरे साहब, ये सब बातें मैं नहीं जानता हूँ, और गहरी गहरी बातें आप पूछते हैं, इतना मैं कैसे जान सकता हूँ?
और मैं आपके सामने जब यहाँ इस फोरम पे बोलूँगा तो ज़िम्मेदारी से बोलूँगा, ये वही वाली बात नहीं कर सकता। हाँ, ये सनी सैफू जी, ये तो बात सही है। आपको अगर देखिए, अगर आप ज़्यादा टची होंगे, अगर आप इस्तेमाल होंगे, आपको भड़काया जा सकता है तो आप भड़क जाएँगे, आपको खतरा दिखेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी वॉर दूसरी है, बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, गला भी मेरा थक गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो लड़ाई है जिसमें भारत के हिंदू कूद रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई ज़्यादा है। और इस लड़ाई को लगातार इसमें वो अमेरिका और यूरोप और ब्रिटेन जो है वो उसको लगे हुए लगातार। उनको उनकी समस्या तेल है। अब तेल से वो हर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। अब तो इनका विकल्प अगर आ गया, बैटरी वाली गाड़ियाँ आ गई, ये सब आ गया, तो ये झगड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इनकी रुचि तेल में है ना। भाई क्यों किया जा रहा है अगर आप पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि वैक्सीन लगाने वाले क्यों पीछे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि भाई ये इस सबको वैक्सीन लग जाएगी, उनके दिमाग में ऐसा है, तो फिर कोरोना चला जाएगा, इसलिए वो लगा रहे हैं। नहीं, मैं अर्नब को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ना तो उसका स्टाइल मुझे पसंद है, ना उसकी उसकी एंकरिंग मुझे पसंद है, ना उसकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। वो अजीब तमाशेबाज है, इसने टीवी को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। मैं ऐसे किसी भी पत्रकार को पसंद नहीं करता हूँ जो एक तरफ़ा हो। मैं अर्नब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं उसकी पत्रकारिता को कतई पसंद नहीं करता हूँ। क्या कहूँ, मैं तो वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तो देखते रहते हैं। अभी अचानक यहाँ क्या बोल दूँगा, न्यू वर्ड ऑफ। अब देखिए साहब, जबरदस्ती उसकी कार पकड़ के तो सरकार बिकवाने नहीं लगेगी। अब वो बेच ही नहीं पाया अपनी कार। इको स्पोर्ट का कब मॉडल आया था जरा बताइएगा। उसके बाद से उसने क्या लेके आया। एंडेवर को अगर आप दौड़ा लेंगे 140 की स्पीड से, 150 की स्पीड में कांपने लगती थी। तो आप आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि सरकार, और मेरा मानना यह है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्या होता है भाई। कुल मिला के मेक इन इंडिया तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान के रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, उस पर कमाई करो, पैसा बनाओ, ये मेक इन इंडिया है। इसका ये कौन सी अच्छी चीज़ है कि कोई विदेशी कंपनी आए, हिंदुस्तान के रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, हिंदुस्तान के आदमियों से नौकरी कराए और उससे माल कमा के ले जाए। तो मेक इन इंडिया कोई महान चीज़ नहीं है। अब सरकार ने उसको प्रमोट किया, अलग बात है। ये तो बहुत पूंजीवादी टाइप का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये सब तो मार्केट है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। आज अंबानी जी बड़ी मछली थे, सारी टेलीकॉम कंपनियों खा के, कोई बड़ी वाली मछली आएगी अंबानी जी को खा जाएगी। ये चलता रहता है। और इसी तरह से जो है धन का सेंट्रलाइजेशन होता जाता है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का धन छिनता चला जाता है, इन लोगों के खजाने में पहुंच जाता है। हाँ, तो भाई उसका उसका मुनाफा कराना हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सरकार की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार फोर्ड का मुनाफा कराने पे उतर आती कि भाई सरकार और ये करती है और उसको सहायता देती, तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे एतराज होता। बिजनेस है, आप नहीं कर पाए। अब ये बात सही है कि देश की ऐसी आर्थिक दशा है, लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। फोर्ड क्या, वो कुछ और तो खरीद नहीं पा रहे हैं, ऑटो खरीदने की हालत में नहीं आदमी, फोर्ड कहाँ से खरीदेगा। आप सोचिए ना। अब हिंदुस्तान की जितनी खराब आर्थिक स्थिति है, उसमें फोर्ड क्या, कुछ भी नहीं टिकेगा। और उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। जब देश में प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, प्राइवेटेशन नहीं था, तब भी रोजगार था। ये 4000 लोग जो हैं, अगर ये हैं तो ये कहीं ना कहीं काम करेंगे और इनके लिए काम का इंतज़ाम सरकार को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, इसका नुकसान भी सरकार को होगा, देश को होगा, इन लोगों को नहीं होगा। इनकी फिर तो नौकरी जा रही है, लेकिन इसके बाद में इनके बेरोजगार होने से जो नुकसान होने वाला है। 4000 लोग हर महीने जो खर्चा करते थे, उसका कल्पना कीजिए कि इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो ये ईएमआई देते थे, उससे बैंकों का क्या होगा। ये 4000 लोग रिसोर्स थे इस देश के। इसलिए ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि फोर्ड जो है, अगर वो बंद हुई है, उसका जो भी मार्केट था, छोटा बड़ा मार्केट, वो मार्केट दूसरी कंपनियों ने कैप्चर किया होगा। और डेफिनेटली उन कंपनियों के पास में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ अकोमोडेट होंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। जियो देखिए इतनी बड़ी कंपनी आई अंबानी की, उसने बहुत सारी मोबाइल कंपनियों को वाइप आउट कर दिया। बहुत सारे लोगों की छटनी हुई थी, आपको याद होगा आइडिया में, दूसरी जगहों पे। उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है। तो लेकिन ये है कि अगर हम फूड की फिक्र करने लगेंगे, या देश के लोगों की फूड की फिक्र करिए, फूड की फिक्र मत करिए। रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन रेलवे की जो हालत बना दी है उससे कोई कमा ही नहीं पाएगा। याद है बीच में अभी बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन चली थी, अभी बीच में भी चलाई थी रंग बिरंगी, जिसमें ट्रेन होस्टेस रखी थी और खूबसूरत लड़कियां होती थी, सुंदर से डब्बे बनाए हुए थे। क्या हुआ, वो चल रही है? तेजस एक्सप्रेस, क्या नाम था, यही नाम था ना? चल रही है। रेल का जो हाल कर दिया वो चल ही नहीं सकती है, रेल को तो खत्म कर दिया ना उन्होंने। अब तो लूट मचा रखी है, जितनी पैसेंजर ट्रेन थी सब बंद कर दी। उन्हीं ट्रेन को उन्हीं रूट पे उतने ही स्टेशनों पे रोकते हुए उसके आगे एक जीरो लगा के उसका नंबर बदल दिया है, और वो सारी की सारी चल रही हैं। और सुपर फास्ट एक्सप्रेस ऐसा कुछ नाम रख दिया, और आप सबसे पैसा वसूला जा रहा है। जितनी ट्रेन थी उनका ना, उनको स्पेशल ट्रेन के नाम पे चला रहे हैं, और सारे उसमें जो डिस्काउंट मिलते थे स्वतंत्रता सेनानियों को और जितने भी मिलते थे वो सब खत्म कर दिए। अब तो रेलवे को तो अब इन्होंने कर दिया कांड। मुन्ना जी, फिर कोई और ट्रेनों की कितनी चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तेजस एक्सप्रेस अब जो है वो नहीं चल रही है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और मुझे भी करेक्ट कर दीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मैं खुद को ठीक कर दूंगा। सेना साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फूफा जी, इंडिया सुपर पावर एकदम जल्दी बनेगा, चिंता मत करिए, लगे रहिए कि एक ना एक दिन जरूर हम लोग सुपर पावर बनेंगे। सुपर पावर हम आज भी हैं। हम लोग जो है वो इतने सारे लोग हैं, इस देश की इतनी आबादी है कि हम लोग जो है अगर थोड़ा थोड़ा भी कुछ करें तो उसको विश्वगुरु बना सकते हैं। हम लोग 5वीं सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए थे दुनिया की, ब्रिटेन से आगे निकल गए थे। अब होता क्या है कि कुछ नेता वहाँ से ऐसे आ जाते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उसका आप कुछ कर नहीं कर सकते हो, और आप खुल के बोल भी नहीं सकते उस बारे में। सनी सूफी जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सुपर पावर कब बनेगा, इसका जवाब आ गया है। 9:27 हो गए हैं, और मैं करीब करीब एक सवा घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे भी हम बढ़ेंगे, हम सब लोग साथ बढ़ेंगे, एक अच्छा चैनल और बनेगा, इस चैनल को आगे लेके जाएंगे, नई नई योजनाएं लाएंगे, थोड़ा और मजबूत होंगे, और इसमें आपका साथ बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा चैनल 1 लाख हो गया है, ये 2.5 लाख हो गया, हम 3.5 लाख का परिवार हो गए हैं। 3.5 लाख लोग कम नहीं होते हैं। 3.5 लाख लोग किसी छोटे मोटे शहर की आबादी भी होते हैं। 3.5 लाख लोग कई देशों की आबादी से ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे देश ऐसे जिनकी आबादी 3.5 लाख नहीं है। और 3.5 लाख लोग किसी एक बड़े अखबार के, किसी छोटे शहर के बड़े अखबार के एडिशन से ज़्यादा पाठक संख्या होती है। ये ताकत आपने मुझे दी है, इसको मैं निभाऊंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल अच्छा लगता होगा। सुझाव आप ईमेल के ज़रिए दे सकते हैं। जो लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, UPI ID है, आपको हर जगह डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। नमस्कार।